नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन के दूसरे भाग का 11वां अध्याय विपणन शुरू करने जा रहे हैं। विपणन या मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी व्यवसाय में एक मुख्य उद्देश्य अपने उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। हम ये चाहेंगे कि ग्राहक हमारे उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदें, यानी हमारी अधिक से अधिक बिक्री हो, जिससे कि हम लाभ अर्जित करें और उस लाभ के सहायता से हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे चला सकें। विपणन इस पूरे उद्देश्य की प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपणन में ऐसी अनेक क्रियाएं आती हैं जो हमारे उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने या ग्राहकों को हमारे उत्पाद तक लाने में और हमारे साथ बने रहने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में हम बहुत विस्तार में विपणन की विचारधारा को समझेंगे। बीते गत वर्षों में विपणन में आए हुए बदलावों को समझेंगे व विपणन के सभी क्रियाओं के प्रबंधन से जुड़ी हुई बारीकियों को जानेंगे। अध्याय शुरू करते हुए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि परंपरागत रूप से विपणन के बारे में क्या माना जाता था। पुराने समय से विपणन को एक छोटी क्रिया के रूप में समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि विपणन उत्पादन हो जाने के बाद केवल वस्तु या उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ही काम आती है। लेकिन विपणन आज के समय में इससे बहुत आगे निकल चुकी है। आज विपणन या मार्केटिंग सिर्फ हमारे उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने से ही जुड़ी हुई या उत्पादन के बाद की ही क्रिया नहीं है, बल्कि यह उत्पादन शुरू होने से पहले से लेकर उत्पादन के बाद वस्तु की बिक्री से लेकर बिक्री के बाद तक जारी रहने वाली एक क्रिया है। उत्पादन से पूर्व भी आज के समय में व्यवसाय पहले यह कोशिश करते हैं कि वह उपभोक्ताओं के मन को भांपें, वो ये जाने कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार की वस्तुएं चाहिए। इसलिए आजकल जो व्यवसाय हैं वो तरह तरह की सूचनाएं एकत्र करते हैं, वह अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि उन्हें उपभोक्ताओं के ज़रूरतों के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानने को मिले। फिर अपने उत्पाद को एक अच्छी रूपरेखा देना, उसको डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ें उत्पादन से पूर्व भी की जाती हैं। उत्पादन करने के बाद वस्तु को बिक्री करने के लिए प्रचार करने जैसी क्रियाएं भी इसमें आती हैं। तो वहीं उत्पादन हो जाने और बिक्री कर लेने के बाद उपभोक्ताओं को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें बिक्री के बाद की सेवाएं देना भी विपणन के अंदर आता है। यह सुनकर आप यह तो समझ गए होंगे कि विपणन एक बहुत ही विस्तृत क्रिया है। विपणन में अनेकों क्रियाएं शामिल होती हैं जो मिलकर किसी भी व्यवसाय की विपणन की क्रिया को एक सफल क्रिया बनाती हैं। आज इसे एक ऐसी क्रिया के रूप में समझा जाने लगा है जो एक सामाजिक क्रिया मानी जाती है। विपणन को एक सामाजिक क्रिया का रूप दिया गया है। सामाजिक क्रिया के रूप में ऐसा माना जाता है कि इसमें लोगों का आपसी मेलजोल या बातचीत शामिल है, जहां लोग आपस में मिलकर वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा जैसे किसी वस्तु के बदले में विनिमय करते हैं। जिन वस्तुओं का लोग लेन देन करते हैं उन वस्तुओं का उनके लिए कुछ मूल्य होता है। विपणन की इस अवधारणा को विपणन या मार्केटिंग की दुनिया के जाने माने मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर ने बहुत अच्छे से समझाया है। फिलिप कोटलर के शब्दों में विपणन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि यह एक सामाजिक क्रिया है जिसके अनुसार लोगों या लोगों के समूह के द्वारा उत्पादन का सृजन किया जाता है, फिर उन वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है जिनको वो अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से विनिमय करते हैं। विनिमय के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में वस्तु लोगों के लिए कुछ मूल्य देने वाली वस्तु होनी चाहिए। कोटलर की परिभाषा में वस्तु केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिससे लोगों या उपभोक्ताओं को कुछ मूल्य यानी कुछ वैल्यू मिले। ऐसी वैल्यू का आदान प्रदान बदले में, किसी मुद्रा के बदले में किया जाना विपणन कहलाता है। अब क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि विपणन एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, तो ऐसी विस्तृत या बड़ी प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए इसका उचित प्रबंधन अनिवार्य हो जाता है। यानी यहां भी हमें मैनेजमेंट या प्रबंधन की तकनीकें लगानी पड़ती हैं। विपणन प्रबंधन से हमारा अभिप्राय उन क्रियाओं को लेकर है जो विपणन के लिए करनी पड़ती हैं। उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण
को ही विपणन प्रबंधन कहा जाता है। जैसा कि आपने इस कक्षा में अपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि किसी भी प्रकार के प्रबंधन में मुख्यतः यह कुछ कदम या क्रियाएं आती हैं जिन्हें हम नियोजन, संगठन, निदेशन व नियंत्रण के नाम से जानते हैं। तो यदि हम विपणन प्रबंधन की बात करें तो इसका अर्थ भी क्या हुआ कि विपणन की क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निदेशन व नियंत्रण विपणन प्रबंधन कहलाता है। इसके द्वारा उत्पादक व उपभोक्ता या उत्पाद व सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तु व सेवाओं का विनिमय सुगम बनाया जाता है। यदि हम विपणन प्रबंधन को भी फिलिप कोटलर के शब्दों में देखें तो इसके अंदर बाजार का चयन करना, चयन की क्रियाओं से लेकर अन्य सभी क्रियाओं को उचित प्रबंधन करना, इसके द्वारा ग्राहकों के लिए वस्तु नहीं बल्कि मूल्य पैदा करना, फिर उस मूल्य रूपी वस्तु को ग्राहकों के सुपुर्द करना, उन तक अपनी वस्तु या मूल्य के बारे में सूचनाएं संप्रेषित करना, इनके द्वारा ग्राहकों को लाना या पकड़ना यानी ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना, फिर उन ग्राहकों को साथ बनाए रखना व ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करते रहना, ये कला या विज्ञान विपणन प्रबंधन कहलाता है। यानी फिलिप कोटलर ने विपणन को या विपणन प्रबंधन को एक कला और विज्ञान का रूप दिया। उनका कहना है कि इसको बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। इसमें बाजार का चयन करना भी अनिवार्य है, ग्राहकों के लिए मूल्य पैदा करना अनिवार्य है और केवल मूल्य पैदा करना ही नहीं, उस मूल्य को ग्राहकों तक संप्रेषित करना, उनको बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ग्राहकों को पता ही नहीं होगा कि आपके वस्तु में उनके लिए क्या मूल्य है, तब तक ग्राहक नहीं आएंगे आपके पास। फिर ग्राहकों को लाना, उन्हें बनाए रखना व ग्राहकों को वृद्धि करते रहना, बढ़ाते रहना, ये सभी विपणन क्रिया, विपणन प्रबंधन क्रिया में शामिल किए जाते हैं। विपणन की प्रबंधन की इन परिभाषाओं को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज बाजार के चयन से आती है। यानी उत्पादकों को सबसे पहले बाजार का चयन करना पड़ता है। जैसे कि एक विनिर्माता यह निर्णय लेगा कि वो किस प्रकार की वस्तु किस प्रकार के लोगों के लिए बनाना चाहता है। उदाहरण के लिए एक विनिर्माता यह निर्णय ले सकता है कि वह 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए तैयार सिले सिलाए वस्त्रों का काम करना चाहते हैं। बाजार का चयन करने से ही विपणन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा विपणन के अंदर अन्य कई कार्य आते हैं। यदि हम विपणन प्रबंधन के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य तो हमने देखा कि बाजार का चयन करना, फिर उसके बाद बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्र करना, यह जानना कि बाजार में, हमारे द्वारा चुने गए बाजार में जहां हम काम करना चाहते हैं, वहां हमारे उपभोक्ताओं की क्या आवश्यकताएं हैं। आज के समय में बाजार की सूचना एकत्र करना विपणन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया या उसका भाग बन चुका है। जब तक विनिर्माता या उत्पादक या विपणन प्रबंधक यह नहीं समझ लेते कि उनके उपभोक्ताओं को किस प्रकार की वस्तु या उत्पाद या सेवाओं की आवश्यकता है, तब तक वो अपने उत्पाद को उस तरह तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा कि लोग उसे स्वीकार करें। और यदि लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आगे की क्रियाओं का क्या फायदा। इसलिए बाजार में अनुसंधान करना, उपभोक्ताओं की ज़रूरतों, बाजार में चल रहे फैशन या ट्रेंड, इस तरह की चीज़ों को जानना, यह विपणन की क्रिया का सबसे पहला व मुख्य भाग माना जाता है। एक बार यह पता लग जाए कि बाजार में किस तरह की आवश्यकताएं हैं, इसके बाद दूसरा कार्य आता है विपणन नियोजन का। नियोजन का अर्थ है आगे की योजना बनाना कि हम किस प्रकार की वस्तु, उसके कितने भाग या उसके कितनी वैरायटी, उसका क्या मूल्य व किस तरह से उसको ग्राहकों तक पहुंचाएंगे, यह सब पता करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी दूसरा कदम विपणन नियोजन करने का है। विपणन नियोजन के बाद अब हम उत्पाद को तैयार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए इस चरण में उत्पादक या कंपनी अपने उत्पाद की एक रूपरेखा तैयार करती है, उसे डिजाइन किया जाता है। उत्पाद कैसा दिखेगा, उसका आकार, उसकी आकृति कैसी होगी, इन बातों का निर्णय लिया जाता है। आप देखते ही होंगे अपने आसपास कि समय समय पर कंपनियां अपने उत्पाद के डिजाइन में, उसकी रूपरेखा में बदलाव करते हैं। कभी उस वस्तु का रंग बदल जाता है, कभी उसका आकार बदल जाता है, तो कभी उसके ऊपर की गई पैकेजिंग बदल जाती है।
तो समय समय पर यह अनुसंधान किया जाता है कि जो हमारा उत्पाद है वो किस प्रकार का होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा। डिजाइन तय कर लेने के बाद फिर उत्पाद का विकास किया जाता है, उसे बनाया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। जब हमारा उत्पाद तैयार हो जाए या उसकी रूपरेखा बन जाए तो हम चौथा कदम उठाते हैं, जहां पर हम अपने उत्पाद का प्रमापीकरण व मानकीकरण करते हैं। प्रमापीकरण या मानकीकरण के अंतर्गत हम उत्पाद के विभिन्न मानक तैयार करते हैं। ये मानक आकार के अनुसार हो सकते हैं, उसके अंदर शामिल घटकों के अनुसार हो सकते हैं या गुणवत्ता के अनुसार हो सकते हैं। अलग अलग मानक तैयार कर लेने के बाद फिर उत्पादों के ग्रेड तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बासमती चावल की बात करें, आप देखते होंगे कि बाजार में बासमती चावल के कई ग्रेड आते हैं जो कि उनकी गुणवत्ता या खुशबू के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखे जाते हैं, उनका मूल्य भी अलग अलग तय किया जाता है। तो इस प्रकार एक कंपनी को यह तय करना होता है कि उसकी वस्तु की कितनी वैरायटी होंगी, वह किसका क्या मूल्य होगा, किसे बेहतर माना जाएगा, किसे कम गुणवत्ता का माना जाएगा, और इस प्रकार अलग अलग ग्रेड बनाकर उत्पादों को बेचा जाता है। ग्रेड तय हो जाने के बाद ग्रेड के अनुसार पैकेजिंग व लेबलिंग का अगला कदम उठाया जाता है। वस्तु की पैकेजिंग व लेबलिंग हो जाने के बाद एक ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग का अर्थ है अपने उत्पाद को लोगों द्वारा आसानी से पहचाने जाने के लिए एक नाम, एक डिजाइन या एक कोई लोगो जैसा कोई चीज देना, ताकि आपके उत्पाद की बाजार में एक पहचान बने, लोग देखते ही उसे पहचान पाए। हम पैकेजिंग, लेबलिंग या ब्रांडिंग जैसी चीजों को आने वाले भागों में और विस्तार में भी देखेंगे। ब्रांडिंग हो जाने के बाद हम अपनी वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें वितरण या परिवहन जैसी सुविधाओं का भी ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं हम लेंगे तो हमारी वस्तुएं सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाएंगी। वस्तु का मूल्य तय करना भी विपणन के प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि वस्तु का मूल्य ग्राहकों को हमारे उत्पाद तक ला सकता है या उन्हें बिल्कुल दूर कर सकता है। तो वस्तु का मूल्य यदि सही उचित रखा जाएगा तो ग्राहक हमारे उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद जब ग्राहक उत्पाद को खरीद लेते हैं तो भी विपणन या उसका प्रबंधन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद ग्राहक समर्थन सेवाएं देकर ग्राहकों की उत्पाद को उपयोग करने में आने वाली समस्याओं या शिकायतों को निपटाकर एक कंपनी अपने ग्राहकों को संतुष्ट रख सकती है, क्योंकि यदि ग्राहक संतुष्ट होंगे तभी वो आगे भी हमारे उत्पाद को खरीदेंगे और वो नए ग्राहकों को भी हमारे साथ जोड़ने में सहायता करेंगे। ऐसे अनेक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका उचित प्रबंधन करते हुए विपणन प्रबंध की प्रक्रिया को तैयार किया जाता है या पूरा किया जाता है। तो हमने देखा कि विपणन प्रबंधन में एक लंबी प्रक्रिया है जिसके अंदर कई चरण या कई कदम लेने पड़ते हैं। इसलिए विपणन के प्रबंधन को विस्तार में एक एक करके पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए विपणन प्रबंधन के इस पूरी विचारधारा को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। हम उन टुकड़ों पर आगे चर्चा करेंगे। आगे वहां तक जाने से पहले एक और बात समझ लेना जरूरी है कि आज विपणन को इतना महत्व जो दिया जा रहा है, आज विपणन में इतनी क्रियाएं जो शामिल की जा रही हैं, वो एकाएक विकसित नहीं हुई हैं। विपणन से जुड़ी हुई विचारधाराएं समय के साथ व्यावसायिक परिवेश में बहुत बदली हैं। हर व्यवसाय को विपणन का महत्व समझना जरूरी होता है। महत्व समझने के बाद यह भी जरूरी होता है कि वह यह निर्णय ले कि वह विपणन को लेकर क्या सोच रखेंगे। यानी हर व्यवसाय मार्केटिंग या विपणन को लेकर अपनी एक विचारधारा या अपना एक दर्शन तय करते हैं। यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि किसी संगठन को विपणन संबंधी कार्यों को करते हुए कौन सी विचारधारा माननी है। जिस विचारधारा या दर्शन को अपनाना है फिर उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी विचारधारा का निर्णय ले लेते हैं कि हमारी यह सोच है और उस सोच को समझ लेते हैं कि उस सोच के पीछे हमारा कारण क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, तब जाकर हम अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। समय समय पर अलग अलग व्यवसायों द्वारा विपणन से जुड़ी हुई अलग अलग विचारधाराएं अपनाई गई हैं व इन विचारधाराओं में धीरे धीरे विकास हुआ है। यदि हम ऐसी मुख्य विचारधाराओं की बात करें तो विपणन या व्यवसायों के इतिहास में हमें 5 मुख्य प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। पहली विचारधारा है उत्पादन विचारधारा, दूसरी उत्पाद विचारधारा,
तीसरी विक्रय विचारधारा, चौथी विपणन विचारधारा व पांचवी समाज अवधारणा। एक एक करके हम इन पांचों विचारधाराओं या अवधारणाओं के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उत्पादन की विचारधारा सबसे पुरानी विचारधाराओं में से एक है। कई साल पहले, या हम यूं कहें जब दुनिया में औद्योगिकरण हुआ और उद्योगों का आना शुरू हुआ, उस वक्त विपणन को लेकर जो विचारधारा प्रचलित थी वह उत्पादन की विचारधारा थी। उत्पादन विचारधारा का मुख्य बिंदु कारखाना बिंदु था। यानी उत्पादन विचारधारा में कारखाने पर सारा ध्यान होता था कि कारखाने में वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाएं और कितनी उत्पादित की जाएं। यानी इसमें हमारा ध्यान उत्पाद की मात्रा पर था, ना कि उसकी गुणवत्ता पर। इस विचारधारा के अंदर पहले के समय में जब व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं थी, क्योंकि व्यवसाय बहुत कम थे, उद्योग बहुत कम थे, तो उनका सारा ध्यान केवल उत्पाद की मात्रा पर था। वो चाहते थे कि अधिक से अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए, क्योंकि उनका मानना था जितनी अधिक मात्रा का उत्पादन होगा उतनी ही उनकी बिक्री होगी, क्योंकि उस समय ग्राहक ज्यादा हुआ करते थे, व्यवसाय या उत्पाद कम हुआ करते थे। तो जो भी उत्पादन किया जाता था वह सरलता से बिक जाता था। ऐसे में उत्पादकों या व्यवसायों का सारा ध्यान उत्पादन की मात्रा पर था। वो चाहते थे कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए ताकि अधिक से अधिक बिक्री करके लाभ कमाया जाए। यानी कि इस विचारधारा का मुख्य बिंदु कारखाना, इसका केंद्र उत्पादन की मात्रा व इसके लक्ष्य उत्पादन की मात्रा द्वारा लाभ अर्जित करने पर था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो साधन इसमें अपनाया जाता था वह था उत्पाद की उपलब्धता का साधन। यानी ये विचारधारा मानने वाले लोग केवल कोशिश यह करते थे कि उत्पाद हर समय उपलब्ध होना चाहिए, ग्राहकों को जब चाहे तब उत्पाद मिल जाना चाहिए, उत्पाद की मात्रा में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके जरिए, इस साधन के द्वारा वो अपने लाभ के लक्ष्य को अर्जित करना चाहते थे या प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन समय के साथ जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, लोगों ने उत्पाद की गुणवत्ता को समझना शुरू किया, तो उत्पादन विचारधारा के बाद एक नई विचारधारा विकसित हुई जिसे उत्पाद विचारधारा कहा जाता है। उत्पाद विचारधारा में मुख्य केंद्र बिंदु उत्पाद की गुणवत्ता व उत्पाद में नए नए विकास करने पर था। इसके अंदर प्रारंभ बिंदु तो कारखाना ही था, लेकिन कारखाने में मात्रा पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था। व्यवसायी या उत्पादक ये समझ गए थे कि अब धीरे धीरे ग्राहक सचेत हो रहे हैं, हम उन्हें केवल मात्रा के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते, हमें उन्हें गुणवत्ता भी दिखानी होगी। इसलिए व्यवसायी इसके अंदर उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देते थे। इसके अंदर लाभ अर्जित करने के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन उत्पाद में निरंतर सुधार था। यानी इसको मानने वाले व्यवसायियों का मानना था कि यदि हम लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो हमें निरंतर अपने उत्पाद में सुधार करना होगा, उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना होगा, ताकि हमारे ग्राहक गुणवत्ता के कारण हमारी वस्तु को निरंतर खरीदते रहें और हमारी बिक्री में निरंतरता बनी रहे। फिर और समय बढ़ने पर जब प्रतिस्पर्धा और बढ़ी, तब व्यवसायियों ने केवल उत्पादन या उत्पाद पर ही नहीं बल्कि उसको बेचने पर ध्यान देना शुरू किया। इससे पहले उत्पादक अपनी वस्तु की बिक्री पर ज्यादा कोशिशें नहीं करते थे। उनका यह था कि उत्पादन हुआ, उत्पाद तैयार हुआ, उसकी गुणवत्ता ठीक है, वो बिक जाएगा। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई तो एक नई अवधारणा आई जिसे विक्रय अवधारणा कहा गया। इसके अंदर उत्पादकों या व्यवसायों को उत्पाद की बिक्री में, विक्रय में विशेष ध्यान व कोशिशें करनी पड़ी। इसके अंदर भी मुख्य बिंदु तो कारखाना ही था, लेकिन कारखाने के तुरंत बाद उत्पाद की बिक्री पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इसमें लाभ कमाने के लिए जो लक्ष्य तय किया गया वो विक्रय की मात्रा के द्वारा तय किया गया। यानी कि विक्रय करके, उत्पादन करके नहीं बल्कि विक्रय ज्यादा से ज्यादा करके, बिक्री को बढ़ाकर, सेल को बढ़ाकर लाभ कमाने पर ध्यान था। इसके लिए साधन के रूप में विक्रय की यानी सेल करने की तरह तरह की उग्र तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में जब सूचना का प्रसार बढ़ा, व्यवसाय को लेकर ज्ञान बढ़ा, तो उत्पादकों ने इस बात को समझा कि केवल उत्पाद या केवल उत्पाद को बेचना ही अनिवार्य या काफी नहीं है। अब विपणन पर ध्यान देना होगा और यहां से विपणन की शुरुआत हुई। विपणन अवधारणा में प्रारंभ बिंदु बाजार को माना जाता है। यानी अभी तक तो ध्यान कारखाने पर था, अभी तक तो ध्यान खुद पर था, लेकिन विपणन अवधारणा में आने के बाद उत्पादकों का ध्यान बाजार पर यानी उपभोक्ताओं पर हुआ।
उनका ध्यान इस बात पर गया कि बाजार में क्या चाहिए, बाजार में लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए विपणन अवधारणा में केंद्र बिंदु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर था, उनके लिए एक मूल्य विकसित करने पर था, ताकि यदि उपभोक्ताओं को हमारी वस्तु में मूल्य दिखेगा तो वो हमारे वस्तु की ओर आकर्षित होंगे। इसके अंदर लक्ष्य या समाप्ति उद्देश्य के रूप में ग्राहक की संतुष्टि से लाभ अर्जित करने पर ध्यान दिया गया और इसके लिए साधन या माध्यम रखा गया एकीकृत विपणन की क्रियाएं, यानी बहुत सारी क्रियाओं को साथ लेकर चलना। जैसा कि हमने अभी देखा था, विपणन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन सबको साथ लेकर चलना, उनके द्वारा उपभोक्ता को एक मूल्य प्रदान करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनको संतुष्ट करना और इसके द्वारा लाभ अर्जित करना, यह विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है। हालांकि आज के अति आधुनिक समय में यह अवधारणाएं विपणन की अवधारणा से भी एक कदम आगे निकल गई हैं। आज के समय में समाज अवधारणा ने नई जगह ले ली है। इस अवधारणा के अंदर केवल बाजार ही नहीं बल्कि समाज की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। इस अवधारणा में यह देखा जाता है कि हम केवल उपभोक्ता की आवश्यकताओं की ही पूर्ति ना करें, बल्कि ऐसा करते वक्त हम समाज, पर्यावरण व अपने आसपास के परिवेश का भी ध्यान रखें। हम ऐसी चीजें ना करें जिससे कि समाज या पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि हो। तो इसके अंदर उपभोक्ता, समाज या पर्यावरण, इन सभी का ध्यान रखते हुए उपभोक्ता की संतुष्टि व कल्याण के माध्यम से लाभ अर्जित करने पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समय के साथ इस क्षेत्र में व्यवसायों की अवधारणाएं या विचारधाराएं भी बदली हैं। वो उत्पादन की अवधारणा से उत्पाद व फिर विक्रय, फिर विपणन व आज सामाजिक विपणन की अवधारणा तक पहुंची है। इन अवधारणाओं के बारे में जानकारी लेकर आप यह तो समझ गए होंगे कि जैसे जैसे व्यवसायों में ज्ञान बढ़ रहा है, वह विपणन को अधिक महत्व दे रहे हैं, विपणन द्वारा उपभोक्ताओं को मूल्य देने में अधिक महत्व दे रहे हैं। इससे पहले हमने यह भी देखा कि विपणन की क्रियाओं में कितनी सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। इतनी सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए उन्हें टुकड़ों में बांटकर, वर्गीकृत करके, एक एक करके देखना जरूरी हो जाता है। इसलिए विपणन की क्रियाओं को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिसे मिलाकर विपणन मिश्र कहा जाता है। इस मिश्र में जो 4 मुख्य गतिविधियां आती हैं वो है उत्पाद, मूल्य, स्थान व परिवर्तन। आने वाले भागों में हम एक एक करके इन चारों विपणन मिश्र के गतिविधियों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। आज के इस भाग में हमारा मुख्य ध्यान विपणन को समझना, विपणन की अवधारणाओं को समझना, उनमें हुए विकास को समझना, इस पर था। क्योंकि विपणन किसी भी व्यवसाय या व्यावसायिक अध्ययन के किसी भी छात्र छात्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप विपणन में छुपी हुई अवधारणाओं को, उसकी मान्यताओं को समझें, ताकि आने वाले भागों में आप विपणन कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या गतिविधियां आती हैं, इनको सीख पाएं। मैं आशा करता हूं आज का यह भाग आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।